आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट या जेईई की, जिसमें आपके आता है चैप्टर शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर के अंदर हम आपको पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड सभी तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बहुत इजी तरीके से शुद्ध गतिकी के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है शुद्ध गतिकी में दूरी और विस्थापन। दूरी के बारे में आपको पता है, टोटल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ये अदिश होती है, पथ पर निर्भर करती है। दूरी किस पर निर्भर करती है बेटा? पथ पर। मान लो कोई आदमी है, ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, ए बी सी और ये डी। एक आदमी ए बी सी डी पर चला तो ये क्या कहलाएगी? दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश। दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव में चल लिया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अगर कोई इंसान चलेगा तो वो पॉजिटिव में ही माना जाएगा। अच्छा सर, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि के होने के साथ साथ विस्थापन बेटा केवल और केवल प्रारंभिक एंड अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके विस्थापन। यह सदिश राशि है। इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। कि सर जीरो कैसे? मान लो एक आदमी यहां से चला और वापस घूम करके यहीं आ गया, तो दूरी तो कितनी हो गई बताओ? दूरी तो हो गई बेटा 2 पाई आर। इसके सरकमफेरेंस के बराबर। कितना चला वो? 2 पाई आर। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो समझ में आया? अगर मैं कहूं विस्थापन बताओ तो बेटा विस्थापन कितना हो गया इसका? 0 हो गया। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां से चला वापस ये यहीं आ गया, विस्थापन हो जाता है 0। तो हमेशा याद रखना दूरी का मान हमेशा ज्यादा होगा विस्थापन से। बराबर भी हो सकते हैं। मान लो एक आदमी यहां से चला और कहां तक गया? यहां तक गया, तो यही दूरी कहलाएगी। और यही क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी आपके विस्थापन। पहला टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसमें सवाल बनते हैं, कुछ सर्कल वाले देख लेना एक तो बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद बेटा सेकंड टॉपिक आता है आपका चाल या वेग, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दूरी कैसी राशि है? कि सर दूरी तो अदिश है, समय भी अदिश है, तो ये कौन सी हो गई? अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी हो गई। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? v बराबर x अपॉन टी। अगर दूरी को हम डिस्टेंस को मैं x से लिख रहा हूं तो क्लियर है। वेग क्या होता है बताओ? विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो वेग भी कैसी राशि हो जाएगी आपकी? सदिश। इसको लिख लो आप वेक्टर x से। आगे बात समझ नहीं आ गई? वेग का मतलब दिशा और दूरी का मतलब कितना चला। मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, कहां दौड़ लगाई नहीं पता, दूरी कहलाएगी। मैं यहां से लेके वहां तक 5 किलोमीटर तक दौड़ा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विस्थापन। इसमें बेटा डायरेक्शन आ गई कि कहां से कहां गया। मैं यहां से विक्टोरिया महल तक गया तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा यहां से डायरेक्शन आ गई। क्या आ गई? डायरेक्शन। मैं यहां से जल महल गया, डायरेक्शन आ गई 5 किलोमीटर। समझ में आई बात? नहीं, डायरेक्शन जहां आ जाएगी वो कहलाएगा बेटा वेलोसिटी और विस्थापन। इसके बाद इन सब चीजों के बारे में चीजें चलेंगी हमारे पास में। औसत। औसत किस तरीके से निकालते हैं? इनिशियल लेवल के सवाल हमारे यहीं से बनेंगे शुरू के अंदर। औसत का मतलब क्या हो गया? देखो, औसत का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक रेलगाड़ी या एक बस या एक ट्रेन या एक आदमी x1 दूरी चला t1 समय में, x2 चला t2 समय में, x3 चला t3 में, तो इसका औसत वेग बताओ। तो वही 10वीं क्लास वाला सवाल। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या कहलाएगा आपका? यह कहलाएगा आपका औसत वेग। अब देखो क्वेश्चन कैसे घूमता है। औसत वेग के लिए आपको एक तो दूरी चाहिए और एक क्या चाहिए बताओ? समय चाहिए। कि सर दूरी और समय की जगह, दूरी की जगह अगर बेटा वो वेलोसिटी दे देता है और समय दे देता है, फिर औसत वेग पूछे तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? v एवरेज बराबर। अब यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दो, बताओ x कितना हो जाएगा? x बराबर v इंटू टी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? v इंटू टी। तो x की जगह क्या पुट कर दिया? v1 t1, v2 t2, v3 t3, v1 t1, v2 t2, ये डिस्टेंस आ गई टोटल हमारे पास। जो दिया हुआ है उसी को यूज में लेना है। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर बेटा समय समान है और वेग अलग अलग है, कि मैं 1 घंटे तो दौड़ा 50 की स्पीड से और अगले 1 घंटे दौड़ा मैं 60 की स्पीड से, तो बताओ मेरा औसत कितना निकलेगा? 55। 60 से और 50 से, 60 और 50 के बीच में कितना आ रहा है?
55। यानी क्या किया आपने, दोनों वेगों को जोड़ के किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला ध्यान रखें, अगर वेग अलग अलग है और समय समान है तो v1 + v2 अपॉन में 2। अब आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि बेटा अगर मान लो v1 दूरी x1 दूरी तय करता है v1 से, x2 v2 से, तो v एवरेज का फॉर्मूला ये लगेगा कि सर इस बार समय नहीं है, तो समय को किसमें कर दिया हमने, समय को रख दिया दूरी बटे वेग में, दूरी बटे वेग के अंदर। अब इसमें आ जाओ बेटा कंडीशन, अगर दूरी को मैं समान कर देता हूं, यदि दूरी समान है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलती है 30 की स्पीड से तथा अगले 50 किलोमीटर चलती है 20 की स्पीड से, तो औसत वेग कितना होगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, एक गाड़ी शुरू के 1 घंटे में इतने की स्पीड से चलती है तथा अगले 1 घंटे में उतने की स्पीड चलती है, तो बताओ ये कितने की स्पीड से चलेगी। समझ में आई बात नहीं आई, उतना इतना बराबर इतना उतना, यानी समान दूरी और भिन्न वेग, समान दूरी और भिन्न वेग मतलब 2v1 v2 अपॉन में v1 + v2। ये वाला सवाल तो आपके आ भी चुका है, आगे बात समझ में। ये तो हुआ बेटा एवरेज। एवरेज के बाद अगर आपसे तात्क्षणिक पूछ ले, तात्क्षणिक का मतलब किसी भी क्षण पे 1 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड पे बताओ, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 1:03 पे बताओ, है तो क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, v = dx अपॉन dt। एक बात याद रखना, अगर बेटा आपको x नहीं दे, अगर आपको x नहीं दे, क्वेश्चन ऐसे ही दे दे, यदि किसी कण का वेग 2t² + 40 + 6 है, तो t बराबर 6 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 6 सेकंड पर इसका वेग बताओ। t बराबर 6 सेकंड पर इसका वेग बताओ, या t बराबर 6 सेकंड में इन, याद रखना ना, t बराबर 6 सेकंड में इसका वेग बताओ, t बराबर 6 सेकंड में इसका वेग बताना है। तो सर वेग ही दिया हुआ है और वेग ही पूछ रहा है 6 सेकंड में, अच्छा इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, 6 सेकंड में, तो लिमिट लगा दो 0 से कहां तक, 6 तक, 0 से 6 तक क्या लगा देंगे बेटा, लिमिट लगा देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जो आपको आना चाहिए। ये यह शॉर्ट वीडियो है, इसमें एक छोटी बात करेंगे, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि चाल समान होने पर वेग असमान हो सकता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की चाल तो समान है, जैसे इसका एग्जांपल आएगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है लगातार, तो इसकी चाल तो समान है, देखो 5 किलोमीटर 5, लेकिन दिशा की वजह से वेग क्या हो जाता है, असमान हो जाता है, दिशा की वजह से वेग उसका असमान हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर बेटा, त्वरण। नेक्स्ट क्या आ जाता है, त्वरण। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पीडली चलते जाओ। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया और चाल हो गया। वेग, चाल, दूरी, विस्थापन सब एक हैं। इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण क्या है बताओ, त्वरण बोलते किसको है, त्वरण एक्सेलरेशन, 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 पता नहीं पता, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है कि सर वो तो स्पीड में चेंज करता है, अरे स्पीड में चेंज करता है कि वेलोसिटी में चेंज करता है, हाँ तो वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अरे ये तो लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अभी हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D का। 1D का मतलब क्या हो गया, 1D का मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करेगा। तो याद रखना, अगर मान लो कोई गाड़ी इधर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। सर कैसे हो सकता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है किधर आप बल लगा रहे हो। एक गाड़ी इधर जा रही है, तुमने उधर ही इस पे धक्का लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये सर वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं त्वरित, यानी त्वरण। क्या कहलाता है, यह त्वरण कहलाता है। और बेटा गाड़ी तो जा रही है आपकी इधर, लेकिन आप एक्सेलरेशन लगा दिए इधर, यानी फोर्स आप इसके विपरीत दिशा में लगा रहे हो, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, कि सर इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और कम होते ही उसको बोल देते हैं हम लोग मंदन। क्या बोल देते हैं बेटा, मंजन नहीं मंदन। क्या बोलते हैं इसको, मंदन। समझ में आगे नहीं आ गया, याद रखना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल आ रहा है 1D के अंदर, वो आ रहा है थीटा बराबर या तो 0 डिग्री या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री। अब ये देख 0 और ये 180 डिग्री। चलो भाई, ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। याद रखें पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री हो सकता है वेलोसिटी के 1D के अंदर। अच्छा सर, एक्सेलरेशन हम आगे बहुत सारे तरीके के पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे आप इसके अंदर। वो होता है बेटा टेंजेंशियल और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल।
तो टेंजेंशियल का काम होता है चाल में परिवर्तन कराना, यानी घूमते 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 स्पीड अगर तेज हो जाए तो कौन काम कर रहा है, एटी। और दिशा में परिवर्तन करवाने का काम कौन कर रहा है, एसी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, इसके बारे में तो 2D में डिस्कस करेंगे हम, अभी कौन से का रिवीजन कर रहे हैं, 1D का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। औसत, अगर बेटा औसत की बात करता है तो औसत में इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। औसत कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वेग अपॉन में समय डेल्टा टी। अगर आपसे तात्क्षणिक पूछ लेता है किसी क्षण पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कैसा, डीवी अपॉन डी। या फिर वेग क्या होता है, वेग तो होता है सर dx अपॉन dt। अब वेग क्या होता है बताओ, dx अपॉन dt तो होता है वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है v बराबर dx अपॉन dt, यानी x का एक बार अवकलन करने पर आपको वेग मिल जाता है, और x का दो बार अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। समझ में आया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना बेटा, a बराबर क्या होता है, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। कि सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। मान लो अगर आपको v दे देता है किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, 2t स्क्वायर प्लस 4t, और पूछे एक्सेलरेशन, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, a बराबर डी वी अपॉन डी टी। लेकिन अगर आपको v दे दे कैसे, कि सर v बराबर 2x स्क्वायर और कहे एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे बताओ, v बराबर 2x स्क्वायर। ये चेन रूल से आता है, लेकिन चेन पेन छोड़ो, आप तो सीधे याद रखो, v बराबर 2x स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे इसका एक्सेलरेशन, कि सर एक्सेलरेशन बराबर v इनटू में dv अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन करके किससे मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, v से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाती है। और दूसरा फॉर्मूला जो इसमें वेलोसिटी में बना था, वेलोसिटी पूछता है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अपॉन में समय, एक्सीलरेशन पूछता है तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन अपॉन में समय। सिंपल लॉजिक, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एक्सीलरेशन का समाकलन बटे समय। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेग का समाकलन बटे समय। एक्सीलरेशन कैसी है बेटा, एक्सीलरेशन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा हमेशा याद रखना किस दिशा में होती है, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। एक्सीलरेशन की दिशा किधर होगी, वेग में परिवर्तन की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग, तो हमने जाना किसके बारे में, हमने जाना विस्थापन के बारे में, हमने जाना वेलोसिटी के बारे में, हमने जाना त्वरण के बारे में। सीक्वेंस याद रखें, विस्थापन, वेलोसिटी, और दूसरा कौन सा आ जाता है, त्वरण। कि सिर्फ विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन वेग, वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण, और त्वरण में समय के साथ परिवर्तन कुछ भी नहीं, खतरा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना। अब आते हैं बेटा एक समान त्वरण गति पर। अगर गति आपकी एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण गति में आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाले। कैसे, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक रेलगाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, उस पर किसी ने एक समान त्वरण लगाया और उसकी स्पीड हो गई कितनी, 70, 80, 90, 100, जितनी भी हो गई, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया। दूसरी बात, t समय में आया होगा। तीसरी बात, उसने कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से चल रहा है, u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन a लगाने पर t टाइम के बाद उसमें वेलोसिटी हो जाती है v, और t टाइम बाद यदि वो s दूरी या s विस्थापन कवर कर लेता है, तो ये 3-4 समीकरण हैं जो हमें याद रखने हैं। इनको गति के समीकरण कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे बेहतरीन तरीके से। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और sn बराबर ये। अब सुनो, इसमें विस्थापन के दो समीकरण आए बेटा, पहला और दूसरा। अब यहाँ बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि कौन सा करें सर, यूज। हम बताते हैं कौन सा करो तुम, यूज। अगर बेटा विस्थापन से तेरे से पूछे कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में विस्थापन बताओ या कुल विस्थापन बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना, आंख बंद करके दूसरा फॉर्मूला लगा देना, आंख बंद करना और फॉर्मूला लगा देना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर तेरे से पूछे कि तीसरे सेकंड पर बताओ विस्थापन कितना होगा, चौथे सेकंड पर बताओ विस्थापन कितना होगा, 10वें सेकंड पर बताओ विस्थापन कितना होगा, तो अपनी आंखें खोल करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना। nवें सेकंड में विस्थापन,
क्या लिखा, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। n क्या है सर, nवें, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें। अब सुन देख बढ़िया बात तू, क्या सर बढ़िया बात क्या बता रहे हो, अगर नीट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बने हैं, अगर तेरी गति प्रारंभ हो जाती है बेटा विराम अवस्था से, कि सर विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था का मतलब होता है u बराबर 0। अगर तेरी गति u बराबर 0 से प्रारंभ हो जाए तो तू हो जाना चाहिए खुश। क्या सर कैसे, ऐसे तो बेटा सुनो, अगर कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है और सवाल पूछे आपसे कि 1 सेकंड में दूरी, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो कैसे करोगे बताओ आप, s बराबर ut प्लस हाफ, ये याद रख लो तुम तो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी पहले 1 सेकंड में कितनी चलेगा, 1 2 3 4 5, इन सबको क्या हो जाता है स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। कहां से आया बताओ, कि सर यहां से आ गया, ut तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया t स्क्वायर, सिंपल लॉजिक। अगर मैं कहूं एक कण अपनी गति एक समान त्वरण के साथ प्रारंभ करता है तो 6 सेकंड तथा 7 सेकंड में दूरियों का अनुपात बताओ। 6 सेकंड का मतलब 6 का स्क्वायर 36 बटे 7 सेकंड का मतलब 49। बोलो आ गई बात समझ में आ गया, हल्का सा क्वेश्चन है। और सुनो, क्वेश्चन अगर कह देता है कि पहले 1 सेकंड में बताओ, दूसरे सेकंड में बताओ, तीसरे सेकंड में बताओ, तो वे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आंख खोल के वाला लगाना है। आंख खोल के तो सर ये वाला था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, आंख खोल के कौन सा फॉर्मूला है 1 3 5 7 9। अब सुन, एक कण अपनी गति विराम अवस्था से प्रारंभ करता है यानी u बराबर 0 और एक समान त्वरण दे रखी है, तो कहे वो कि छठवें तथा पांचवें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, इनका अनुपात बताओ। तो छठवें में कितनी करेगा बता, 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, छठे में कितनी कर रहा है कि सर 11, और पांचवें में कितनी कर रहा है 9, मतलब 11 बटे 9। कहानी खत्म। इस तरीके के सवाल तेरे नीट में भी आया हुआ है। बोलो आगे बात समझ में नहीं आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी लास्ट स्लाइड होगी। हाय हाय, अब सुनो, अगला जो सवाल बनता है आपका, अगले तरीके का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक गाड़ी चल रही है, अच्छा सर चल रही है, हाँ, उसने देखा सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, अच्छा खड़ा हुआ है कितनी डिस्टेंस पे, एस डिस्टेंस पे, उसने लगाया अचानक ब्रेक, गाड़ी गई, रुकेगी, तो गाड़ी कितनी दूर पे जाके रुकेगी। एक गाड़ी इतने की स्पीड चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूर पे रुकेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको कहा जाता है। तो क्या लिखा है हमने, विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी तथा उसमें लगा समय। अच्छा, विराम अवस्था में तय की गई दूरी, तो याद रखो बेटा कितनी होती है दूरी, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कहां से आता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लगाते कैसे ये सिखाता हूं, तेरे को। विराम अवस्था में आई तो पहले किसी स्पीड से चल रही होगी, दूरी तय करेगा v बराबर 0। डेटा देख ले क्या क्या दे रखा है तेरे को, अच्छा सर ये दे रखा है, और एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर a। इस बार वेग इसका कम हुआ है, मतलब मंदन, क्या होगा मंदन। आई बात समझ में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ v u a s, मतलब सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर तो 0 हो गया, और मंदन है तो माइनस का 2as कर लो इसको। आगे बात समझ में, 2as को इधर लाओगे तो s बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2a। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, हम तो ये कहते हैं आपसे s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले से अपन गणना फेरी कर देंगे आगे जाके 2D में, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a। और समय की अगर मैं बात करता हूं तो समय कैसे निकालोगे, t बराबर u अपॉन a, v बराबर u प्लस at। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई। अब आइए आप लोग त्वरण नियत का सर पहचानेंगे कैसे, तुम इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे, कि सर पता कैसे चलाएंगे कि त्वरण नियत है या नहीं है। अगर बेटा x जो है दूरी तेरी समानुपाती आ जाए t स्क्वायर के, एक समान है, या फिर वेग में वेग समानुपाती आ जाए किसके, t के, या फिर वेग समानुपाती आ जाए किसके, अंडर रूट x के, इसका मतलब ये सारे समीकरण कैसे कहलाएंगे, आपके त्वरण नियत वाले कहलाएंगे। अच्छा सर दूसरा देखो, मैं आपको बता चुका हूं x के बाद क्या आता है v के बाद क्या आता है a। अच्छा ax v और a,
अब सुनना ध्यान से, एक्स देके अगर आपसे v पूछता है तो अपन कहां बढ़ रहे हैं सर, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, आगे बढ़ोगे तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और पीछे आओगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और डिफरेंशिएशन हमेशा स्लोप के बारे में बताता है। ये किसको बताता है बताओ, स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल। और समाकलन हमेशा बताएगा बेटा आपको किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। समाकलन किसके बारे में बताएगा, क्षेत्रफल के बारे में। एक बार देख लो, जैसे मान लो a बराबर dv अपॉन dt है, तो v और t का अगर आप ग्राफ बनाओगे, यह है v और यह है t, तो इसके ग्राफ का जो स्लोप है या ढाल है वो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। और अगर आप एक्सेलरेशन और समय का ग्राफ बनाओगे, यहाँ एक्सेलरेशन और यहाँ समय का ग्राफ बनाओगे, तो इसका समाकलन का मतलब एरिया, तो इसका एरिया किसको बताएगा बताओ, कि सर इसका एरिया जो होगा, एरिया बताएगा किसका आपको, वेलोसिटी को। तो बस ये कुछ सवालात होते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इसके अलावा नया फॉर्मूला नहीं है काइनेमेटिक्स 1D के अंदर। जाओ मौज करो। ये पढ़ने के बाद अब कोई भी बुक उठाओ, सवाल लगाओ। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी नीट में नंबर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी में और वीडियोस बनाएं तो कमेंट कर दो कि सर बनाओ, ठीक है। एंड में एक बात कह देना चाहते हैं हम आपसे, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बी हैप्पी ऑलवेज, डोंट नीड टू वरी।